आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 1 का। और इस सबक का उन्वान है मकतूब निगारी। मकतूब के माने होते हैं बच्चों ख़त या चिट्ठी, और मकतूब निगारी ख़त या चिट्ठी लिखने का हुनर। ख़तों के ज़रिए हम अपनी बात हमारे से दूर बैठे हुए हमारे दोस्तों को, अहबाब को, हमारे रिश्तेदारों को और जानिसारों को बता सकते हैं और उनके अहवाल को हम मालूम कर सकते हैं। ख़त निस्फ़ मुलाकात माने जाते हैं। ख़त के ज़रिए हम दूर बैठे हुए अशख़ास से निस्फ़ मुलाकात कर सकते हैं, आधी मुलाकात कर सकते हैं। सबक के अंदर बच्चों मकतूब निगारी के हवाले से अहम मालूमात दी गई है जो हमने पहले हिस्से में हासिल की है। दूसरे हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की नस्री खुसूसियात का बयान कर रखा है। मिर्ज़ा गालिब की नस्री सलाहियात से मुतालिक जानकारी दी गई है जो बहुत अहम जानकारी है, हमने उसका भी मुताला किया। तीसरे हिस्से के अंदर हमने मिर्ज़ा गालिब का एक ख़त जो उन्होंने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखा था। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी थे और मिर्ज़ा गालिब के दोस्त भी थे। आपके नाम अपने ख़त लिखा था, उस ख़त का हमने मुताला किया तीसरे हिस्से में। और चौथे हिस्से में उस ख़त से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल व जवाब को देखा हमने। पाँचवा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम सबक के अंदर शामिल मिर्ज़ा गालिब का एक और ख़त, दो ख़त यहाँ पर शामिल किए गए हैं। एक मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम है और दूसरा मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम ख़त मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है। इस ख़त का मुताला करेंगे और अगले हिस्से के अंदर इस ख़त से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पाँचवा हिस्सा जिसका उन्वान है मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। ये मिर्ज़ा गालिब का ख़त है और ये मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा गया है। बच्चों मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत अदब पारों की हैसियत रखते हैं, अदबी अहमियत रखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़त अदबी अहमियत के साथ साथ तारीख़ी, सियासी और समाजी अहमियत भी रखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत के ज़रिए हम उस दौर की सियासी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, हम उस दौर की समाजी हालात का भी जायज़ा ले सकते हैं, उस दौर के मौसमों का हाल भी हमें मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत के ज़रिए पता चल जाता है। और उस दौर में राइज रिवाजात वगैरह या चीज़ें वगैरह जो भी उस वक्त चल रही हैं उनकी मालूमात भी मिर्ज़ा गालिब के ख़तों के ज़रिए आसानी से फ़राहम हो जाती है। इस ख़त के अंदर जो मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी नबी बख्श हकीर को लिखा है, मिर्ज़ा गालिब ने गर्मी की कैफियत, गर्मी की शिद्दत के बयानी की है। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में गर्मी से लोगों का किस तरह बुरा हाल हो रहा है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब ने बहुत आसान ज़ुबान के अंदर अपनी बातों को समझा दिया है। सबक के अंदर मिर्ज़ा गालिब नबी बख्श से मुखातिब हैं और उनको गर्मी के साथ साथ अपने रमज़ानों के हाल बता रहे हैं। साथ ही एक अहम मालूमात हाथरस के बवाल से मुतालिक भी हमें मिलती है। हाथरस यूपी की एक जगह है जहाँ मिर्ज़ा गालिब के ज़माने के अंदर बवाल हुआ था, दंगा फसाद हुआ था और बहुत ज़्यादा उस जगह के ऊपर हंगामा हुआ था। उस हंगामे से मुतालिक मालूमात भी इस सबक के अंदर दी गई है। इस ख़त के अंदर गालिब के जो यहाँ पर दे रखा है हमें वो मालूमात भी हासिल हो जाती है। शुरू करते हैं हम ख़त का मुताला करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। मुश्किल अल्फाज भी आपके सामने लिखे हुए हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना है और समझते हुए चलना है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए इम्तिहानों के वक्त। देखिए, अलकाब व आदाब का इस्तेमाल नहीं करते हुए सीधे ही मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अपनेपन का इजहार कर रहे हैं। ख़तूत में आम तौर पर अलकाब व आदाब का इस्तेमाल होता है, दुआगो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन गालिब ने उन फिरसोदा अलकाब व आदाब को तर्क कर दिया, पुराने तरीक़ों को छोड़ दिया, नया तरीक़ा ईजाद किया। और वो तरीक़ा क्या था? उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया था। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, गालिब ने अपने ख़तूत में मुरासले को मुकालमा बना दिया था। मुरासला जो लिखी हुई तहरीरी शक्ल में जो होता है वो मुरासला है और जो ज़बान से अदा किया जाता है वो मुकालमा है। तो उन्होंने इस तरह से ख़त लिखे हैं कि वो ख़त लिखते हुए सामने वाले से मुखातिब हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो उनके सामने रूबरू मौजूद है, उसको मौजूद मानकर वो अपना ख़त लिखते हैं, उससे बात करते हैं। कहते हैं, भाई साहब का इनायतनामा पहुँचा। भाई साहब ये मुंशी नबी बख्श हकीर को कह रहे हैं, उनसे मुखातिब होकर कहते हैं भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा। इनायतनामा, करमनामा, ये ख़त को कहा जा रहा है। यहाँ पर मुंशी नबी बख्श हकीर ने ख़त लिखा था और वो ख़त इनको मिला है। भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा,
आपका हाथरस से कोल आ जाना हमको मालूम हो गया था। आपका नबी बख्श शकीर से कह रहे हैं कि आपने हाथरस छोड़कर और कोल के अंदर पनाह ली थी, ये बात हमें मालूम हो चुकी थी। किससे मालूम हुई थी? हमारा एक वकाई निगार, वकाई निगार, वकाई का मतलब है वाक़या बताने वाला, वाक़या निगार, जिसको वाक़े की मालूमात हो। ये यहाँ पर जासूसी की तरह कुछ शख्स होते हैं जो ख़बरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो वकाई निगार के माने आपको लिखने हैं वाक़या नवीस, ख़बर देने वाला। तो मिर्ज़ा गालिब का एक ख़बर देने वाला भी हाथरस शहर में मौजूद था और हाथरस शहर में ही मुंशी नबी बख्श शकीर भी मौजूद थे। वहाँ बलवा हुआ, हंगामा हुआ। उस हंगामे की ख़बर और मुंशी नबी बख्श शकीर के बलवे की वजह से, हंगामे की वजह से हाथरस छोड़कर कोल मुंतकिल हो जाना भी उस वाक़े निगार को पता चल गया और उसने ये खबर मिर्ज़ा गालिब तक पहुंचा दी। उनको बता दिया कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो हमदम हैं, वो अब हाथरस छोड़कर कोल की तरफ जा चुके हैं और उसकी वजूहात भी जो थी वो आपने उनको बता दी। तो आपका हाथरस से कोल आ जाना, हाथरस बच्चों यूपी के अंदर है, यूपी में पड़ता है, आगरा के रास्ते पर, अलीगढ़ और आगरा के बीच के रास्ते के अंदर, और कोल हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा की आसपास है ये जगह। तो वो हाथरस से कोल की तरफ मुंतकिल हो गए थे, कोल आके रहने लग गए थे, जगह यहाँ बदल गई थी। वो कहते हैं गालिब कि हमारा एक वकाई निगार उस ज़िले में रहता है, हक ताला उसको जीता रखे। अब उसको दुआएं दे रहे हैं, दुआ को लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि वो वकाई निगार हमारा उस शहर में है, उसने आपके बारे में हमें मालूमात दे दी थी, हमें बता दिया था कि आप बलवे की वजह से, हंगामे की वजह से शहर छोड़कर, हाथरस छोड़कर कोल की तरफ जा चुके हैं। अब आप कोल के अंदर बसे हुए हैं। अब गर्मी का हाल बयान कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब। बहुत शदीद गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। वो कहते हैं गर्मी का हाल क्या पूछें, गर्मी का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। गर्मी का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि आप गर्मी का हाल क्या पूछते हो। खत के अंदर आपने गर्मी का हाल के हवाले से पूछा था कि बताइए कैसी गर्मी है यहाँ पर। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि गर्मी का हाल क्या पूछते हो, मेरी 60 बरस की उम्र हो गई है, मैं यहाँ 60 बरस से मौजूद हूँ। 60 बरस के अंदर मैंने ऐसी लू नहीं देखी, मैंने ऐसी तपिश नहीं देखी, मैंने ऐसी गर्मी नहीं देखी। लू से बच्चों आप सब वाकिफ़ हो, गर्मी के मौसम में गर्म हवा जो चलती है उसे लू कहा जाता है और ये लू बहुत ख़तरनाक होती है, इससे बचकर रहना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए अपनी इस लू से। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि 60 बरस में ये लू, ये धूप और ये तपिश मैंने कभी भी नहीं देखी है। तपिश का मतलब होता है गर्मी, जलन। गर्मी की वजह से जो जलन पैदा हो जाती है, ज़मीन के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लग जाती है, तो उसे तपिश कहा जाता है। छठी सातवीं रमज़ान को मैं खूब बरसा। अब इस गर्मी के बीच में एक बरसात भी हो गई है। मैं के माने हैं बच्चों बारिश के। और कब हुई बारिश? छठी और सातवीं रमज़ान के दरमियान के अंदर ये बारिश हुई है। ऐसा मैं जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखा था और इतनी तेज़ बारिश हुई है, ऐसी बारिश मैंने जेठ के महीने में भी कहीं नहीं देखी है। जेठ के महीने में जो बारिश होती है वो अमूमन तेज़ बारिश होती है, अचानक आती है और अचानक होकर चली जाती है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ये जो बारिश हो रही है जेठ के महीने में, ऐसी बारिश मैंने जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखी थी। ऐसा मैं जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखा था। अब मैं खुल गया है, यानी अब बारिश बंद हो गई है। वो बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश आई, गर्मी का असर उससे कम हो गया, लेकिन अब मैं खुल गया है और अब्र घिरा रहता है। अब्र यानी बादल। बारिश तो बंद हो गई लेकिन बादल आते जाते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, तो अब्र घिरा रहता है। हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती और अगर रुक जाती है तो क़यामत आती है। अब गर्मी के मौसम में बारिश आती है तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि उस वक्त ऐसा माहौल हो जाता है कि अगर बारिश आती है और बारिश आने के बाद ज़मीन ठंडी हो जाती है, हवा चलती है उस दौर के अंदर, तो ठंड का एहसास होता है हमें, अच्छा खुशगवार मौसम लगता है। लेकिन हवा रुकते ही उस वक्त और ज़्यादा उमस हो जाती है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी से भी गर्मी ज़्यादा हमें लगती है, पसीने निकलने लग जाते हैं हमारे जिस्म से। तो गालिब उस हाल का बयान कर रहे हैं कि अगर हवा चलती है तो वो गर्म नहीं होती,
हवा गर्म नहीं होती, हवा ठंडी रहती है, बारिश का असर लिए हुए हवा रहती है। लेकिन अगर हवा रुक जाए तो क़यामत की गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो उमस का माहौल बन जाता है बारिश आने के बाद। गर्मी के अंदर जो बारिश आती है और एक ही बारिश आकर रुक जाती है तो वो उमस कर देती है, उल्टा और ज़्यादा गर्मी के अंदर इजाफा कर देती है। तो ऐसे ही हालात यहाँ पर गालिब के शहर में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। एक बारिश आकर रुक गई है, अब बारिश नहीं आ रही, बादल घिरे हुए हैं, हवा चलती है तो खुशगवार मौसम लगता है, हवा भी गर्म नहीं लगती ज़्यादा। लेकिन हवा रुक जाती है तो फिर गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। अब गालिब का यहाँ पर ज़राफ़त सुनिए। गालिब बज़ला संजी करते थे, गालिब के अंदर शोखी ज़राफ़त पाई जाती थी, हंसी मजाक पाई जाती थी, बात में से बात निकालते थे, हंसी मजाक गालिब को बहुत पसंद था। तो आप हंसी हंसी के अंदर, मजाक मजाक के अंदर अपनी बात कह रहे थे और वो कह रहे हैं कि मैं रोज़ा रखता हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना है। अभी बताया इन्होंने कि 6ठी और 7वीं रमज़ान के दरमियान बारिश हुई है, मेह बरसा है और गर्मी बहुत तेज़ है। गालिब अपनी कमज़ोरी की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़े नहीं रख पा रहे थे। अब रोज़े नहीं रख पा रहे तो किसी से कैसे कहें कि मैं रोज़े नहीं रख रहा। तो फिर वो अपनी इस बात को वो ज़रीफ़ाना अंदाज में कहते थे। वो कहते थे कि मैं रोज़ा तो रखता हूँ लेकिन रोज़े को बहलाए रखता हूँ, बहला लेता हूँ रोज़े को, मैं परेशान नहीं करता मैं। अब कैसे बहलाते हैं वो देखिए। वो कहते हैं रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। कैसे बहलाते हैं? कहते हैं गालिब कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया। गालिब कह रहे हैं मैं रोज़ा तो रखता हूँ लेकिन रोज़े को बहलाए रहता हूँ, रोज़े को मना लेता हूँ, रोज़े को परेशान नहीं होने देता, रोज़े को सख्तियों में नहीं डालता। मैं रोज़े को कभी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा रोज़ा खुश हो जाता है, कभी हुक्का पी लिया, कभी रोटी का एक आध टुकड़ा खा लिया, तो उससे रोज़ा मेरा बहले रहता है। फिर आगे देखिए गालिब क्या कहते हैं। यहाँ के लोग अजब फ़हम और तुरफा रविश रखते हैं। अजब फ़हम, फ़हम का मतलब होता है बच्चों समझ, अकल। फ़हम यानी समझ, अकल, और तुरफा यानी अनोखा। तो गालिब कहते हैं कि यहाँ के लोग अजब फ़हम रखते हैं, अजीब सोच रखते हैं, अजीब समझ रखते हैं। अब अजीब समझ कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं तुरफा रविश, रविश के माने होते हैं बच्चों तरीक़ा। तो अजीब फ़हम रखते हैं, अजीब अपनी सोच रखते हैं और अनोखा, सबसे अलग, सबसे नया अपना तरीक़ा रखते हैं। क्या तरीक़ा है? वो कहते हैं मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूँ और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। गालिब कह रहे हैं कि ये लोग अजब फ़हम रखते हैं, अनोखी रविश रखते हैं, ये मेरी तरह नहीं सोचते। मैं रोज़ा रखता हूँ और रोज़े को बहला लेता हूँ मैं, लेकिन ये जनाब तो मुझसे ये कहते हैं कि गालिब तू तो रोज़ा ही नहीं रखता। मुझे मना करते हैं कि गालिब तेरा रोज़ा थोड़ी है, तूने खा लिया। वो ये समझते ही नहीं है कि मैं रोज़ा तो रखता हूँ लेकिन रोज़े को बहला लेता हूँ। रोज़ा नहीं रखना अलग चीज़ है, रोज़ा बहला लेना अलग चीज़ है। ये नहीं समझते कि रोज़ा ना रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। रोज़ा ना रखो या रखो, ये गालिब कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखना ये अलग बात है और रोज़ा बहलाना ये अलग बात है। मेरे लिए ये नहीं कहा जाएगा कि मैं रोज़ा नहीं रखता, मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन मैं रोज़े को बहलाए रखता हूँ। अब बच्चों बताइए, आप रोज़ा रखते हैं कि रोज़े को बहलाते हैं? गालिब रोज़े को बहलाते थे। आगे आते हैं गालिब का ख़त। बहुत दिलचस्प अंदाज में गालिब इस ख़त के अंदर बयानी कर रहे हैं। मौसम के हालात का हमें पता चला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है, और साथ ही रमज़ान के महीने के अंदर ख़त लिख रहे हैं। तो रमज़ानों के हालात भी आपने बयान कर दिए, अपनी भी बयानी कर दी कि मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन अपने रोज़े को बहलाता रहता हूँ। और बहलाने का तरीका ये बताया है कि कभी हुक्का पी लिया, कभी पानी पी लिया और कभी एक आध टुकड़ा रोटी का मैं खा लेता हूँ। जयपुर का हाल आपको मुंशी साहब के इजहार से या उनके नाम के खतूत देखकर मालूम हो गया है। अब जयपुर के कुछ वाक़यात, कुछ हालात हैं, तो गालिब कहते हैं कि उन हालात और वाक़यात के बारे में आपको मुंशी साहब का ख़त मिला होगा। उस ख़त के ज़रिए आपको वहाँ के हालात पता चल गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि जयपुर के ये हालात हैं। तो ये आपको मुंशी साहब के इजहार से या उनके नाम के खतूत देखकर मालूम हो गया होगा। मुंशी साहब के ज़रिए आपने पता कर लिया। मुकर्रर क्यों लिखूँ? मुकर्रर यानी दोबारा। तो ये कहते हैं कि आपको जयपुर के हालात पता चल गए होंगे। मुंशी साहब भी आपको ख़त लिखते रहते हैं, तो ख़त में उन्होंने बयान कर दिया होगा कि जयपुर में क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरह के हालात से जयपुर के बाशिंदे
दो चार हो रहे हैं। तो मैं अब दोबारा क्या लिखूँगा, मैं नहीं लिखता, आपको मालूम है गनीमत है, खैर गनीमत है लिखते हैं वो, कि खैर गनीमत है, कि छोड़िए जैसा है वैसा ठीक है। ये क्या फ़र्ज़ था कि हम जो चाहते थे वही होता, और ये कहते हैं फिर बाद में कि हमारी सोच के मुताबिक कुछ भी काम नहीं होता। ऐसा कोई फ़र्ज़ वाली बात नहीं है, ऐसा पक्का नहीं है कि जो हम सोचें वैसा ही हो जाए। ये क्या फ़र्ज़ है, ये क्या फ़र्ज़ था कि हम जो चाहते वो हो जाता, यानी हमारे मुताबिक मामलात नहीं हुए, हमारे लिए साजगार माहौल नहीं बना, तो फिर ये फ़र्ज़ बात नहीं थी, ये पक्का नहीं था कि हम जैसा सोचें वैसा ही होगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बात को वो आगे की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं, हाँ भाई, परसों किसी शख्स ने मुझसे ज़िक्र किया कि उर्दू अखबार दिल्ली में था कि हाथरस में बलवा हुआ, मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गया। अब फिर से ये हाथरस के बलवे के ऊपर आ गए हैं गालिब, और इसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे किसी सामने मौजूद शख्स से कर रहे हैं, कि बातें करते करते तरह तरह की बातें चल रही हैं। गर्मी के हालात के बारे में बता दिया, अपने रोज़े के बारे में बता दिया, जयपुर के हालात से भी वाकिफ़ करा दिया, और उसके बाद फिर उसी शुरुआत वाली बात पर आ गए, हाथरस वाली बात पर आ गए। और वो कहते हैं कि हाँ भाई, परसों किसी शख्स ने भी मुझसे कहा था, क्या कहा था, कि उर्दू अखबार दिल्ली में था कि हाथरस में बलवा हुआ है और मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गया है। आज मैंने एक दोस्त के हाँ से उस अखबार का 2 वर्का मंगवा कर देखा। हाँ का मतलब है दोस्त के यहाँ से। बच्चों, ये पुराने ज़माने की उर्दू है, अपने इब्तदाई दौर की उर्दू है। इस उर्दू में आपको ऐसे अल्फाज भी नज़र आएंगे जो आजकल ख़त्म हो गए हैं और रिवाज में नहीं हैं। शुरुआती दौर की उर्दू थी, वो आज की उर्दू से मुश्किल उर्दू थी, और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल उसमें किया जाता था। आज के दौर के अदवा ने उर्दू को आसान बना दिया है, असातिज़ा ने उर्दू को आसान बना दिया है। उर्दू अब मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करती, मुश्किल अल्फाज की हामी नहीं है, उर्दू आसानियत की हामी है। आसान अल्फाज का इंतखाब उर्दू के अंदर किया जाता है, ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो हर आवाम व ख़ास को समझ में आ जाए, सबकी फ़हम के अंदर वो शब्द आ जाएं। इस तरह के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे पता चला, किसी ने कहा था कि अखबार में और दिल्ली के उर्दू अखबार में हाथरस के बवाल की खबर छपी है, तो मैंने वो अखबार अपने दोस्त के यहाँ से मंगवा लिया। आज मैंने एक दोस्त के यहाँ से उस अखबार का 2 वर्क वाला अखबार का वो हिस्सा जो 2 वर्के जुड़े हुए होते हैं, हम खोलते हैं अखबार 2-2 वर्कों के अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो जहां वो हाथरस वाली खबर छपी हुई थी, गालिब ने वो 2 वर्का मंगवा लिया पढ़ने के लिए। तो 2 वर्का का माने बच्चों आसान है, आपको समझ लेना है। जो अखबार हम पढ़ने के लिए अलग कर लेते हैं पूरे अखबार के अंदर से, वो 2 वर्का कहलाता है, 2 वर्क उसमें जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने अपने दोस्त के यहाँ से 2 वर्का मंगवा लिया, और वाकई उसमें मुंदरज था कि राहें चौड़ी करने पर और हवेलियां और दुकानें ढहाने पर बलवा हुआ, और रियाया ने पत्थर मारे और मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हुआ। तो ये कहते हैं कि वाकई यानी ये बात सच थी जो हमें पता चली, उसमें दर्ज था, मुंदरज यानी उसके अंदर लिखा हुआ था, दर्ज था कि राहें चौड़ी करने के ऊपर और हवेलियां ढहाने के ऊपर, राहें चौड़ी कर रहे थे, रास्ते चौड़ी कर रहे थे, उस वजह से रास्ते के अंदर हवेलियां आ रही थी, दुकानें आ रही थी, तो अफसर उन हवेलियों को और दुकानों को तोड़ रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब भी साथ थे, उनकी देखरेख के अंदर उन हवेलियों को, उन दुकानों को तोड़ा जा रहा था। अब तोड़ा जा रहा था तो लोग गुस्सा हो गए। रियाया यहाँ पर आवाम के बारे में बात हो रही है, तो रियाया गुस्सा हो गई और रियाया ने पत्थरबाजी कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और उस पत्थरबाजी के अंदर मजिस्ट्रेट साहब भी ज़ख्मी हो गए, जो साथ में ज़ाब्ते के साथ गए थे उन हवेलियों वगैरह को, दुकानों को तोड़वाने के लिए। गालिब कहते हैं कि हैरान हूँ कि अगर यूँ था तो साहब वहाँ से चला क्यों ना आया। गालिब कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, जब बलवा हो रहा है वहाँ पर, वहाँ ख़तरे के अलामात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पत्थरबाजी हो सकती है, लोग गुस्से के अंदर हैं, शदीद गुस्से के अंदर हैं। तो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि अफसर वहाँ पर क्या कर रहा था, वो मजिस्ट्रेट वहाँ पर रुका क्यों रहा। फ़ौरन उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए था, अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी, अपने साथियों की हिफाजत करनी चाहिए थी। वो वहाँ खड़ा रहा, वो तोड़वाता रहा, और फिर रियाया जब गुस्सा हो गई, ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पत्थर मारने शुरू कर दी।
तो वो चला क्यों ना आया, और अगर हाकिम नहीं आया तो आप क्यों के तशरीफ़ लाए। अब बात को देखो आपने कहाँ से कहाँ जोड़ दी, बात को आपने मुंशी नबी बख्श हकीर से जोड़ दी। हाकिम उस जगह के ऊपर पत्थर खाता रहा, वो जगह छोड़कर नहीं गया, लेकिन जब बलवा हुआ, फसाद हुआ, तो मुंशी नबी बख्श हकीर वहाँ से निकलकर कोल चले गए थे। तो ये कह रहे हैं कि जब हाकिम नहीं आया तो आप वो जगह छोड़कर क्यों अपनी तशरीफ़ ले गए, क्यों वहाँ से चले गए, आपको भी वहीं रुकना चाहिए था। हवस नाकाना ख्वाहिश है कि आप उस हाल को मुफस्सल लिखिए। हवस नाकाना है, हवस से भरा हुआ, मुराद बेताबी से। ये कहते हैं कि मुझे बेताबी से इंतज़ार है, आप पूरा हालात का बयान कीजिए, मुझे बताइए पूरा मामला क्या था, क्या क्या बात वहाँ पर हुई थी। अखबार में सिर्फ इतना ही लिख रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब ज़ख्मी हो गए हैं, लोगों ने पत्थरबाजी की है, और भी क्या मामलात वहाँ पर हुए आप तफसील से लिखिए, आप मुफस्सिल हाल बयान कीजिए। मुफस्सिल यानी पूरी तरह से तहरीर कीजिए, तफसील के साथ तहरीर कीजिए, खोल कर बड़ी बयानी करके आप पूरा मामला मुझे तफसील से बताइए कि क्या हुआ था। मैं आपकी ख़त का, आपके इस ख़त के जवाब का, जो आपका जवाब आएगा उसका मुंतज़िर हूँ, और बेताबी से, मुराद बेताबी से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बलवा क्यों हुआ था। और यहीं पर गालिब अपने इस ख़त को अंजाम दे देते हैं। बच्चों, ये था गालिब का दूसरा ख़त जो उन्होंने मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा था। मुंशी नबी बख्श हकीर, मैंने आपको बताया, गालिब के दोस्त थे और बहुत जिगरी दोस्त थे, बहुत ख़ास दोस्त थे। 74 ख़त गालिब के और इनके दरमियान ख़त किताबत के दौरान मिले हैं, जो कुछ गालिब ने लिखे हैं और कुछ नबी बख्श हकीर ने गालिब के इन ख़तों के जवाब लिखे हैं। वो 74 की तादाद इनकी मिली है, जो बहुत बड़ी तादाद मानी जाती है। गालिब के ख़त सियासी और समाजी झलक को दिखाते हैं, उनका आईना बनकर सामने आते हैं। सियासी हालात का भी हमें गालिब के ख़तों से पता चलता है, मौसम के हालात का भी पता चलता है हमें, और साथ ही समाज में होने वाली तब्दीलियों का, मुआशरे की तब्दीलियों का भी गालिब के ख़तूत से अंदाज़ा हो जाता है। इस ख़त में भी हमने मौसम के हाल के साथ साथ हाथरस के अंदर जो बलवा हुआ था, जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे की मालूमात हमें मिल गई है। हमें पता चल गया है कि उस वक्त उस हंगामे के बारे में गालिब भी जानते थे, और गालिब अपने दोस्तों की फ़िक्र में भी थे कि वो वहाँ पर हैं तो वो कैसे हाल में होंगे, किस हाल में होंगे। अपने वाक़ई निगारों से, अपने लोगों से वो मालूमात फ़राहम करते ही रहते थे। तो बहुत फ़िक्र करते थे गालिब अपने दोस्तों की भी, और दोस्ती निभाते थे, बहुत शिद्दत से आप दोस्त को दोस्त की तरह मानते थे। बच्चों, यहाँ पर सबक का 5वां हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। छठे हिस्से के अंदर हम इस ख़त से मुताल्लिक़ सवालों के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक इन इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।